Hello everyone. Now we will discuss the next topic of our first chapter, geography as a discipline. In the previous discussion, we have categorized geography in two parts, in two branches, regional geography and the systematic geography. And we have already discussed about the systematic geography and the branches of systematic geography. Now we will discuss the next regional geography, means branches of regional geography. प्रादेशिक भूगोल के पार्ट्स या बेटा उसकी शाखाएं. Look beta, first regional study and area study. It includes the study of a particular area. ये एक निश्चित स्थान जो है उसके अध्ययन को शामिल करती है. ठीक है. नेक्स्ट है रीजनल प्लानिंग. प्लानिंग हो गया यहाँ पर प्रादेशिक या क्षेत्रीय नियोजन. तो इसमें आपके बेटा अर्बन एंड रूरल दोनों आते हैं. सॉरी, urban and rural. It means it includes the study of the planning strategies related to an urban area or a रूरल एरिया. एक नगरीय क्षेत्र से संबंधित योजनाएं या फिर एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं जो है बेटा वो आपके रीजनल प्लानिंग जो है उसमें इंक्लूड की जाती है. ठीक है ना. इवन इसमें हम किसी पर्टिकुलर कंट्री जो है उसका पूरा भी ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका जो है रीजनल डेवलपमेंट. इट रिलेट्स टू द स्ट्रेटजीज दैट वाज अडॉप्टेड बाय ए पर्टिकुलर कमीशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक क्षेत्र विशेष के अंदर और विकास के लिए कौन सी योजनाएं तैयार की जाती हैं उनकी स्टडी करना और उनको देखना वो आपका रीजनल डेवलपमेंट से है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास से संबंधित है. नाउ द लास्ट रीजनल एनालिसिस. ये हो गया बेटा प्रादेशिक या क्षेत्रीय विश्लेषण. एनालिसिस हैज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स. इसके भी फिर दो भाग हैं, फिलोसफी एंड द सेकेंड मेथड्स एंड टेक्निक्स. फिलोसफी जिसे दर्शन कहा जाता है, और दर्शन के अंदर बेटा हम और दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स. ठीक है ना. आपके भूगोल से संबंधित जो भी विचार हैं उन सब की स्टडी या उनका अध्ययन करना. और बेटा नेक्स्ट इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इकोलॉजी. मानव और जो भूमि जो है उसका अंतर संबंध या उनकी अंतःक्रिया जो है उसको हम इसमें रिलेट करते हैं फिलोसफी में. एंड द सेकेंड पार्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स. ये बिल्कुल न्यू टेक्निक्स हैं. ठीक है ना. जो उसके और विकास के लिए या उसके अच्छे कार्य अच्छे फंक्शंस के लिए इसको इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है. तो इसके अंदर हम डाटा हैंडलिंग वाली जो चीज़ें हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं. जैसे हमें फील्ड सर्वे करना है तो उस फील्ड सर्वे के लिए, ठीक है ना, या कार्टोग्राफी मैप तैयार करने से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो आपको तैयार करना है. या आप इसके अंदर ले सकते हैं जैसे आपका GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड द LIC, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये आपके नए हैं. ठीक है ना. जो फील्ड सर्वे से भी रिलेटेड है, पोजिशनिंग उसके संबंधित भी है या उनकी जानकारी देने के लिए जिनकी हम इसमें स्टडी करते हैं. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग जो टेक्निक्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है. और इसके अलावा बेटा आपके जो कार्टोग्राफी है वो भी, या कंप्यूटर कार्टोग्राफी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो ये आपका हो गया बेटा रीजनल ज्योग्राफी. Now let's take the important topic beta. The topic is importance of physical geography. आपका भौतिक भूगोल जो है उसके महत्व क्या है. हाउ द फिजिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड द अर्थ एंड द ऑल लाइफ. कि सभी के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो फिजिकल ज्योग्राफी में याद करिए बेटा हमने ये किया था कि इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड सरफेस, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या हाइड्रोलॉजी. ठीक है ना. दी जैसे लिथोस्फीयर हिंदी में हो जाएगा बेटा आपका स्थलमंडल. एटमॉस्फेयर हो जाएगा आपका वायुमंडल. हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा आपका जलमंडल. और नेक्स्ट जो है आपका बायोस्फीयर, ये हो जाएगा आपका जलमंडल. ओके. अब नाउ वी टेक वन बाय वन. हम इसमें से बेटा एक एक लेंगे और एक एक लेकर फिर हम उसके बारे में आगे इसमें स्टडी करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स या और लाइफ फॉर्म्स. फर्स्ट देखिए लिथोस्फीयर स्थलमंडल. हमने इसमें किया था बेटा कि ऑल द लैंड एरियल फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर. स्थलमंडल पर वो सारी आकृतियाँ आती हैं या स्थल स्वरूप आते हैं जो कि आपकी पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं. ठीक है. तो उसमें हमने किए थे आपके प्लेन्स. ठीक है ना. या आपके प्लेटूज या फिर बेटा आपके माउंटेन्स, रिवर्स, सो मैनी. ठीक है ना. प्लेन्स हो गए आपके मैदान. कैसे वन थिंग और बेटा फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये एक सॉलिड बेस है.
ठीक है ना, एक मुख्य आधार हम जो मानते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं एक सॉलिड बेस फॉर ऑल ज्योग्राफिकल स्टडीज, सभी के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सबको जो आधार देता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये आपका कंसर्न भी है, ठीक है ना, विद द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सो वी टेक ऑल द फीचर्स वन बाय वन। फर्स्ट प्लेस जो है वो हम अगर देखें कि हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर प्लेस जो है वो फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ हैं, तो बेटे आपके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। कृषि करने के लिए हमें फर्टाइल सोइल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब सोइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है या उसके नेचर के ऊपर, ठीक है ना, या टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन विच टाइप ऑफ सोइल, की किस प्रकार की फसल जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में लगानी या उगानी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सोइल की फर्टिलिटी। दूसरा सोइल जो है वो और भी उसके जो फॉर्मेशन या निर्माण है वो भी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कई कारक होते हैं, जैसे हम लेते हैं पैरेंट रॉक या बेड रॉक, किस प्रकार के आधार उसकी चट्टान है, उसके आधार पर सोइल। अगर एक्वियस रॉक पाई जाती है तो उसमें रेड येलो या ब्लैक सोइल होगी। दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर आपके वहाँ पर आसपास है वो सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसका मतलब एलुवियल सोइल भी हो सकती है, रिवर्स अगर उसे फ्लो करके लाए हैं, ठीक है। फिर हम लेते हैं वेजिटेशन की अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो उसके जो ह्यूमस कंटेंट है वो इंक्रीज करते हैं सोइल की फर्टिलिटी को। यह टाइम पर डिपेंड है वेजिटेशन के साथ, कि जितना लंबा समय लगेगा उतनी ही आपकी सोइल जो है उसकी लेयर है वो आपकी थिक मिलेगी। या रिलीफ पर के अगर माउंटेनियस एरिया है तो आपका जो लेयर है सोइल की वो आपको कम मिलेगी, और अगर आपका प्लेन एरिया है तो उसकी लेयर फिर से आपको थिक मिलेगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेटा आपकी सोइल फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लेटू जो है ये आपके हो गए एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। प्लेटू जो है वो आपके रिच है बेटा, रिच इन मिनरल्स, ठीक है ना। ये आपके खनिजों में धनी होते हैं, मतलब आपके लिए स्टोर हाउस का काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जहाँ खनिज मिलते हैं, इंडिया का भी अगर हम छोटा नागपुर प्लेटू लेते हैं तो हम मानते हैं कि उसे वो आपका मिनरल्स जो है उसके अंदर धनी है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्लेटूज हैं वो आपके फॉरेस्ट रिसोर्स भी हैं, ठीक है ना। वन संसाधन है वो भी आपके फॉरेस्ट एरियाज के अंदर मिलते हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं पर्वतों की, ठीक है ना, तो लिथोस्फीयर जो पर्वत है वो आपके लिए मेन है, सोर्स है किसका, रिवर्स का, ओरिजिन सोर्स ऑफ रिवर्स, नदियों का उद्गम स्थान है, ठीक है ना। आपकी जो नदियाँ जो आपके फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, या आपके जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको जो चाहिए, ठीक है ना, कृषि के लिए चाहिए या इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, तो वो सब कहाँ से आती है बेटा, आपका माउंटेनियस एरिया से। उसके अलावा ये आपके टूरिस्ट सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, ठीक है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी आपके होते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम या फिर नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं आपके माउंटेन्स। तो बेटे बहुत सारे आपकी ये टाइप्स, या आप यूँ कह लो कि लिथोस्फीयर जो है उसकी इंपॉर्टेंस होगी कि हमारे लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लेते हैं बेटा आपका इसका नेक्स्ट बेटा एटमॉस्फेयर, जो आपका रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो हमने एक पार्ट भी किया था फिजिकल ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है। तो हम ये देखना कि क्लाइमेट है वो कैसे इंपॉर्टेंट है या फिर कैसे इफेक्ट डालती है ऑन द ऑल लाइफ फॉर्म्स, सभी जीवन के ऊपर। तो क्लाइमेट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और वो एटमॉस्फेरिक जो एलिमेंट्स हैं उनका इफेक्ट पड़ता है, या क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जो है बेटा आपका विंड हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, वर्षा, जिसमें आपका रेनफॉल, हेल स्टॉर्म ये सब आते हैं, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर या स्टॉर्म या वेजिटेशन, इन सब का आपके इसके ऊपर क्या इफेक्ट, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम ये देखें कि मेन कंपोनेंट्स या मेन एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट, तो बेटा आपको मेन दो याद रखने हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के आपके दो, टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है, तत्व मतलब जलवायु के तत्व जो है सबसे महत्वपूर्ण दो होते हैं, एक तापमान बेटा और दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन, वर्षा या रेनफॉल भी लिखते हैं काफ़ी जगह, पर ये रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। एक हो गया तापमान, दूसरा हो गया बेटा वर्षण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इसके एलिमेंट हैं क्लाइमेट के। अब हमें देखना है कि क्लाइमेट जो है वो कैसे इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस ऑन ऑल लाइफ फॉर्म्स, नॉट ह्यूमन बीइंग, सभी के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए हमारी जो भी फूड हैबिट्स हैं, ठीक है ना, खाने की आदतें या फिर हमारा क्लोथिंग पैटर्न,
ठीक है ना, हमारा पहनावा, या फिर बेटा हमारा निवास स्थान, क्योंकि ये 3 चीज़ें सबको मेन चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये बेसिक नीड्स के रूप में आती है। तो बेटा ये तीनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आपकी क्लाइमेट कंडीशंस का, जलवायु परिस्थितियाँ या दशाएं कैसी हैं उनका इफेक्ट इस पर पड़ता है। अगर हम कोल्ड रीजन के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, ठंडे स्थानों पर रहते हैं, तो इसका मतलब हम गर्म खाना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और बेटा हमारा निवास स्थान है वो भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वो अंदर से वार्म हो, ठीक है ना, वार्मनेस है या हमें गर्माहट चाहिए उस वक्त। तो ये किस पर डिपेंड है, आपकी क्लाइमेट कंडीशंस पर डिपेंड है। अगर इसका आप दूसरा लेते हो कि आप हॉट रीजन्स में रहते हो, तो बेटा आपका ये उल्टा हो जाएगा। इवन इतना ही नहीं, इसके अलावा ये अफेक्ट क्लाइमेट कंडीशंस अफेक्ट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है कि हमें कौन सी फसल किस मौसम या किस क्लाइमेट कंडीशन के अंदर लगानी चाहिए, उसका इफेक्ट है वो भी इसके ऊपर आता है, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ नेचर पर डिपेंड है, तो हम यहाँ क्लाइमेट कंडीशंस पर भी डिपेंड है। अगर ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया है तो कौन सी क्रॉप्स है हमें लगानी है, अगर ड्राई एरिया है तो हमें किस प्रकार की फसलें लगानी चाहिए कि इजीली वो वहाँ उसमें उग जाए, हम उसे प्राप्त कर सकें। तो आपकी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, शेल्टर या क्रॉपिंग पैटर्न, ये जितने भी हैं बेटा, ये सब आपके इन सब पर आपके इफेक्ट पड़ता है किसका, क्लाइमेट कंडीशंस का, ठीक है। अब हमें लेना है, देखो नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन है बेटा, इनका जो इफेक्ट है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मतलब तापमान और वर्षण जो है, इनका प्रभाव सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं, इसके अलावा हम वेजिटेशन पर भी लेते हैं कि आपके फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट जो है वो कितने डेंस हैं, तो वो इनके ऊपर इफेक्ट है, कितना तापमान है, कितनी वर्षा होती है, तो उसके ऊपर आपके डेंस फॉरेस्ट है वो डिपेंड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा घना तापमान और घनी वर्षा है तो इसका बहुत एक्सेस में भी नहीं, जैसे आपके इक्वेटोरियल में है तो वहाँ आपके क्या डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वेजिटेशन या फॉरेस्ट जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट के इन 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का। इसके अलावा अब एक और लेते हैं, क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। फॉरेस्ट के साथ साथ एक हो गया आपका ग्रासलैंड, घास भूमि जो है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्लाइमेट या एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है उसमें हम मतलब वी कैन टेक बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। भारत से हम इसका बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं इंडिया से, कि हमारी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो है बेटा मानसून है, ठीक है। मानसून प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। तो मानसून क्लाइमेट होने के कारण हम डिपेंड करते हैं रेनफॉल के लिए इस पर, मानसून पर। तो मानसून जो है वो क्या, एक रिदम, ठीक है ना, एक रिदमिक साइकिल हमारे लिए है जो हमारे अंडरग्राउंड एक्वाफायर जो है, ठीक है ना, उसको इंक्रीज करती है, या एग्रीकल्चर या अदर यूजेज जो है, ठीक है ना, उनके लिए हमें प्रोवाइड करती है क्या, पानी, ठीक है, कि ड्राई सीजन में हम उसको इस्तेमाल कर सके। तो रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एक्वाफायर, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि मानसून मीन्स सेट्स एग्रीकल्चर रिदम इन द मोशन, ठीक है ना, हमारा एग्रीकल्चर जो रिदम है उसको मोशन में लाती है, ठीक है ना, और रिचार्ज करती है हमारे ग्राउंड वाटर एक्वाफायर को, और एग्रीकल्चर के लिए या फिर अदर यूज जो है उनके लिए हमें यहाँ प्रोवाइड करती है वाटर। इसलिए आपका ये एग्जांपल है वो किस पर, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया या क्लाइमेटोलॉजी में। नाउ वी टेक नेक्स्ट बेटे हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। इट इंक्लूड्स वाटर बॉडीज, प्योर वाटर बॉडीज, ठीक है ना, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं या पानी से संबंधित चीजें हैं वो सब आपके इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज है तो हम कहेंगे बेटा ओशियंस, लेक्स या फिर आपके रिवर्स, ग्लेशियर्स, ये सब आपके किसमें, हाइड्रोस्फीयर में आ गए। अब इसमें से आप सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम ओशियंस देखें तो बेटा आपका ये ग्रेट स्टोर है, स्टोर हाउस, ठीक है ना, मिनरल्स का, खनिजों का भंडार है ये, ठीक है ना, मिनरल्स भी, इसके साथ साथ फूड भी आता है, जैसे फिश वगैरह, फिश के अलग अलग टाइप या वो बहुत सारी आपके सीवीड्स वगैरह इनका इस्तेमाल किया जाता है जो आपके ओशन से प्राप्त किया जाता है। तो आपके लिए ये क्या हो गया, मिनरल्स है, इनका सोर्स हो गया, या फूड का या फिर पेट्रोलियम का, ये सब लगा लीजिए। तो हाइड्रोस्फीयर या पानी में आपके या जलमंडल जिसे हम कह रहे हैं उसमें हम ये सब इंक्लूड करते हैं। तो ये इसका एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोस्फीयर का। एंड नेक्स्ट बायोस्फीयर, जैवमंडल। बायोस्फीयर है बेटा ये इन तीनों का इंटरेक्शन है। बचपन में आपने डायग्राम बनाया होगा। अगर हम ये तीनों लेते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड
हाइड्रोस्फीयर। तो बेटे बीच वाला ये लाइफ फॉर्म जो है ये आपका हो गया बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें हम और लाइफ फॉर्म्स, ठीक है ना, जीवन का अस्तित्व जिनके अंदर है हम वो सारे इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आ गए, मानव, ह्यूमन बींग्स, एनिमल किंगडम, ठीक है ना, और थर्ड हो गया बेटा प्लांट किंगडम, मतलब फ्लोरा और फौना। प्लांट किंगडम है ये आपका किससे हो गया, पादप, एनिमल हो गया किससे, प्राणी, और ये हो गया आपका मानव। मतलब ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, जो डिपेंड भी करते हैं, इफेक्ट भी डालते हैं, मतलब इनकी एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है वो डालती हैं। ये था बेटा आपका बायोस्फीयर। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन ऑन द बेटा स्कोप एंड कैरियर ऑप्शन, कि ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड ज्योग्राफी एज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भूगोल को एक अच्छे विषय के रूप में चुनाव किया या चुना है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। बेटे जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें तो है ही है कि आप इसे टीचिंग के रूप में ले सकते हो, एंड इट प्रोवाइड्स नॉलेज, ये आपको बहुत सारी जानकारी भी देता है, हालांकि हर सब्जेक्ट देता है, परंतु जो ज्योग्राफी जो है इसमें छोटा सा एग्जांपल, अभी भी आपको अगर कहीं पर भी जाना होता है तो आपको अगर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता होती है, ठीक है ना, तो आप उसमें जीपीएस फिट करते हैं एड्रेस पूछने के बजाय और आप तुरंत उसकी लोकेशन है वो पता लगा लेते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, आपके इसकी वजह से ही कि आपके जो इस फील्ड के अंदर काम करते हैं वो सारी लोकेशन से उसे फीड करके रखते हैं, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाए कि आपका देश कहाँ है तो भी आप उसके अंदर बताते हो कि भारत, फिर आप सोचोगे कि कहाँ, फिर कहोगे आप एशिया में, फिर उसके बाद वो पूछेंगे एशिया में तो उसमें भी आप और बताएंगे कि एशिया में भी किस तरफ, ठीक है ना, कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है, और भी नहीं आता है अगर उसे जानकारी तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी तो है टीचिंग में, पर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग के अलावा देखो बेटे ये हैं आपके हायर लेवल के, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर जोग्राफर्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। भूगोलवेताओं की सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, कार्टोग्राफी जो मैप तैयार करते हैं किसी स्थान से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ठीक है ना, स्थान या आपका नगर या जो शहर है उसका नियोजन से संबंधित जानकारी है, उसके लिए जोग्राफर्स, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है भारत का, ठीक है ना, वो, या आपका नासा जो यूएसए में है उसमें भी जोग्राफर्स की डिमांड है। और मेट्रोलॉजी आपका मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी, या ओशनोग्राफी, या फिर आपका हाइड्रोलॉजी, ये सब जो है वो क्या आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेस या सब्जेक्ट है जिसमें डीपली स्टडी की जाती है इनके बारे में, या जहाँ इन क्षेत्रों में ज्योग्राफर्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसे ऐसे सब्जेक्ट के रूप में इलेक्ट करते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए या इसी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव आपकी जो एग्जाम्स होती हैं, स्टेट सर्विसेज जो कमीशन होती हैं उनके एग्जाम्स के लिए। तो बेटा ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है।